Hello student, today we are going to discuss and solve the paper HTET 2023। तो हम लास्ट वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे 150 से। ये आपका पेपर हुआ था, काफ़ी इजी पेपर था, इसी को सोल्व करते हैं। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। 150 क्वेश्चन आपका, विच करेक्टरिस्टिक्स डज नॉट अकर इन मोनोप्लास्टिक कॉम्पिटिशन। मोनोप्लास्टिक कॉम्पिटिशन की कौन सी फीचर्स नहीं है। देखिए हम लास्ट देखें तो प्रोडक्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है। जो हमारा मोनोप्लास्टिक कंपटीशन है उसमें जो प्रोडक्ट हैं वो अलग अलग क्वालिटीज़ वाले होते हैं। नई फर्म भी एंट्री कर सकती है और बायर्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन जो हमारे प्रोडक्ट होते हैं वो क्या नहीं होते हैं, हमारे प्रोडक्ट आइडेंटिकल नहीं होते हैं, सेम प्रोडक्ट नहीं हो सकते हैं जी। प्रोडक्ट क्या होते हैं, प्रोडक्ट आपके डिफरेंट ही होते हैं। क्लियर, समझ गए हो गया इसका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा, आइडेंटिकल प्रोडक्ट। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। 149 स्टेटमेंट, जनरली द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी ऑफ पीपीसी इज कनकेव टूवर्ड द ओरिजिन। द रीजन फॉर दिस द लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिलेटिव कॉस्ट। बिल्कुल दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। हमारा जो पीपीसी है वो कनकेव होता है, उसका रीजन क्या है, इंक्रीजिंग रिलेटिव कॉस्ट, जिसको हम एमआरएस भी कह सकते हैं। और दूसरा रीजन क्या होता है, अगर आपका पीपीसी यहाँ आपसे कन्वेक्स पूछा जाता तो ये डिक्रीजिंग होता, और आपका पीपीसी स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है अगर ये आपका कांस्टेंट हो तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा जी हमारा ए। बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, राइट। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, जस्ट ए सेकेंड। चलिए 148 का क्वेश्चन को देखते हैं। 148 है कि विच हु इज इंक्लूडेड इन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। देखिए ऑर्गेनाइज सेक्टर की हमारी क्वालिटीज क्या होती हैं। ऑर्गेनाइज सेक्टर वो सेक्टर होता है जो आपका, जहाँ पे मोर देन 10 एम्प्लॉयज होंगे, और जितना भी पब्लिक सेक्टर्स हैं सारे ऑर्गेनाइज्ड में आएंगे। 10th के इकोनॉमिक्स में अपने ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में पढ़ा होगा, जो गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशंस को मानते हैं, और जो गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन को नहीं मानते वो अनऑर्गेनाइज्ड में था। और अनऑर्गेनाइज्ड में हमने ये भी पढ़ा था जहाँ पे लेस देन 10 एम्प्लॉय होते हैं, जैसे कोई ढाबा हो गया, टी स्टॉल हो गया, या कोई आपकी स्मॉल शॉप्स होगी, उन पे काम करने वाले सारे वर्कर्स अनऑर्गेनाइज्ड में जाएंगे। और जो जहाँ पे ऐसा प्राइवेट सेक्टर जहाँ पे मोर देन 10 एम्प्लॉयज वर्क कर रहे हैं, और जितने भी हमारा पब्लिक सेक्टर, ये सारे हमारे क्या हैं जी, ये सब हमारे ऑर्गेनाइज्ड में आएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा जी हमारा 1 और 2। 3 नहीं आएगा क्योंकि 2 पीपल 10 से कम काम करने वाले सारे अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के अंदर जाएंगे। तो 148 का आंसर क्या हो जाएगा जी, 148 का आंसर हो जाएगा हमारा, ये रहा 1 और 2। 3 नहीं आएगा। आई होप यू गेट इट। आगे बढ़ते हैं 147 की तरफ। What is the increase in total revenue by selling one more unit of a product called। यानी कि एक एडिशनल यूनिट सेल करने से जो हमारी रेवेन्यू में चेंज आता है उसको क्या बोलते हैं, उसको हम मार्जिनल रेवेन्यू बोलते हैं। मार्जिनल रेवेन्यू के लिए हमेशा याद रखना, मैं हमेशा बार बार बताते रहती हूँ अपने स्टूडेंट को, जब भी मार्जिनल वर्ड आए इसका मतलब एन एडिशनल चेंज। और यहाँ पे आपको एडिशनल यूनिट के बारे में ही बात की गई है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, जो टोटल रेवेन्यू के अंदर चेंज आता है एक्स्ट्रा यूनिट्स प्रोड्यूस करने के लिए, वो मार्जिनल रेवेन्यू। आई होप यू गेट इट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा 146 में, अंडर द सर्कमस्टांसेस डज मार्जिनल कॉस्ट डिक्रीज। कब हमारी मार्जिनल कॉस्ट डिक्रीज करती है। अगर आपने मार्जिनल कॉस्ट की शेप आपको याद हो तो मार्जिनल कॉस्ट की जो हमारी शेप होती है वो हमारी यू शेप होती है। और इसको मैं 3 स्टेज के अंदर अगर डिवाइड करूँ तो 3 स्टेज में डिवाइड करूँ तो ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, और ये हमारी थर्ड है, राइट। तो आप देखेंगे पहली स्टेज ऐसी है जहाँ पे हमारी क्या हो रही है, हमारी मार्जिनल कॉस्ट डिक्रीज कर रही है, ये वाली स्टेज, राइट। और ये कौन सी स्टेज होती है, ये हमारी इंक्रीजिंग रिटर्न्स होती है। ये इंक्रीजिंग रिटर्न्स है, ये डिक्रीजिंग रिटर्न्स है, ये हमारी नेगेटिव है। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा व्हेन देयर आर इंक्रीजिंग रिटर्न्स, आंसर नंबर 3।
जब भी आपका कॉस्ट का कोई भी क्वेश्चन आए तो आप हमेशा उनके डायग्राम्स को ध्यान रखें। डायग्राम से ही आपको चीज़ें याद आ जाएंगी कि यू शेप है और यहाँ पे ये डिक्रीज कर रहा है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। व्हाट शुड बी इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ, व्हाट शुड बी, ये चीज़ होनी चाहिए। हमने दो तरह की इकोनॉमिक्स पढ़ी थी, पॉजिटिव और नॉर्मेटिव। पॉजिटिव होती है जो हमें एक्चुअल सॉल्यूशन देती है, एक होती है नॉर्मेटिव जो हमें सजेशन देती है। और शुड यहाँ पे आ गया तो होना चाहिए, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आपके कौन सी साइंस मानेंगे, इसको इसको हम मानेंगे नॉर्मेटिव। जब भी आपका ओ टू शुड को आ जाए तो इसका मतलब क्या है जी, वो हमारी नॉर्मेटिव साइंस है। इसका आंसर टू हो जाएगा। आई होप यू गेट इट। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द टू सेक्टर मॉडल बिटवीन विच टू सेक्टर डज द फ्लो ऑफ फैक्टर एंड गुड्स। हमारा जो टू सेक्टर मॉडल है जिसको हम क्लोज्ड इकोनॉमी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्लोज्ड इकोनॉमी। और क्लोज्ड इकोनॉमी में दो ही सेक्टर होते हैं जी, एक हमारा हाउस होल्ड सेक्टर, एक हमारा प्रोडक्शन सेक्टर। और आपने अगर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ा होगा, ट्वेल्थ की इकोनॉमिक्स में है, तो वहाँ पे दो सेक्टर का ही फ्लो दे रखा है सर्कुलर फ्लो में, रियल फ्लो और मनी फ्लो। तो यहाँ पे जो आपका होगा, यहाँ पे दो ही होंगे, हाउस होल्ड और प्रोड्यूसिंग फर्म, वन एंड टू। गवर्नमेंट और फोनल नहीं आएगा, ये आपका ओपन इकोनॉमी के अंदर होता है जहाँ पे चार सेक्टर्स मॉडल बोलते हैं जिसको। क्लोज्ड के अंदर जो आपका टू सेक्टर मॉडल जिसको क्लोज्ड इकोनॉमी बोलते हैं, यहाँ पे सिर्फ दो ही आएंगे, एक आपका हाउस होल्ड आएगा, एक आपका प्रोड्यूसिंग फर्म आएगा, उसके अलावा चीजें नहीं आएंगी। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर सेकंड हो जाएगा, वन एंड टू। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा, what should be likely outcomes of a sale of securities by the central bank in open market, right? देखिए, जब भी हमें सेल ऑफ सिक्योरिटी करनी पड़ती है तो वो हम करते हैं इन्फ्लेशन के टाइम पे। और जब भी हमें परचेज ऑफ सिक्योरिटी करना पड़ता है तो वो करते हैं हम डिफ्लेशन के टाइम पे, राइट। और ये दोनों ही ऑपरेशन आपके क्वांटिटेटिव मेजर्स हैं आरबीआई के। तो हम बात करें यहाँ सेल ऑफ सिक्योरिटीज, मतलब कब करेंगे, जब हमारी कंट्री में इन्फ्लेशन आ रखा होगा। और इन्फ्लेशन हमारी कंट्री में जब भी आता है तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, हम अपने कंट्री में से लिक्विडिटी को क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। और लिक्विडिटी डिक्रीज करने का मतलब क्या है, हम अपने इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा देंगे ताकि कंट्री में कम से कम लोन जाए, कम से कम क्रेडिट जाए। जब कंट्री में कम से कम क्रेडिट जाएगा और लिक्विडिटी कम हो जाएगी तो जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई है, वो अपने आप कंट्रोल हो जाएगी। तो सेल ऑफ सिक्योरिटी का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, सेल ऑफ सिक्योरिटी का इम्पैक्ट पड़ेगा कि रिडक्शन इन लिक्विडिटी एंड इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर फोर हो जाएगा। क्लियर, कंफ्यूज मत होना, थ्री नहीं आएगा क्योंकि आपका यहाँ पे रिडक्शन इन इक्विलिब्रियम रखा है और रिडक्शन इन इंटरेस्ट रेट, अगर हम इंटरेस्ट रेट्स को ही कम कर देंगे तो कंट्रोल नहीं होगा। इसका आंसर फोर ही होगा। आई होप यू आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, कोरिलेशन कोफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट। जो हमारा कोरिलेशन का कोफिशिएंट है वो किससे इंडिपेंडेंट होता है, वो दोनों से इंडिपेंडेंट होता है, ओरिजिन से भी और स्केल से भी। ओरिजिन और स्केल क्या है, ओरिजिन का मतलब क्या होता है जी, प्लस और माइनस से इम्पैक्टेड होना, और स्केल का मतलब है डिवाइड और मल्टीप्लाई से इम्पैक्ट होना। तो दोनों का ही इस पे कोई, इस दोनों से ही ये क्या होता है आपका इंडिपेंडेंट होता है, इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर फोर हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं 141 की तरफ। इन विच सिस्टम ऑफ टैक्सेशन देयर इज लिस्ट प्रेशर ऑन रिच क्लासेस। कौन से टैक्स सिस्टम पे रिच के ऊपर कम इम्पैक्ट पड़ता है जी, और सबसे कम इम्पैक्ट किस पे पड़ता है हमारा, यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा रिग्रेसिव टैक्स पे। और सबसे ज्यादा बर्डन आपसे पूछ लिया जाए तो सबसे ज्यादा बर्डन किस पे पड़ता है, सबसे ज्यादा बर्डन पड़ता है जी आपका, इसका आंसर तो रिग्रेसिव हो जाएगा। और जब ज्यादा बर्डन पूछा जाए तो कौन सा होता है, प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव टैक्स का मतलब क्या है, जैसे जैसे आपकी जो इनकम है वो इंक्रीज होती जाएगी वैसे वैसे टैक्स की रेट भी क्या होती जाएंगी, इंक्रीज होती जाएगी। और इंडिया में किस तरह का टैक्स सिस्टम फॉलो होता है, इंडिया में प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम ही फॉलो होता है। ये मैं आपको इंडिया की टैक्स सिस्टम बता रही हूँ। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमारा फोर ही होगा, रिग्रेसिव। क्लियर।
चलिए जी आगे बढ़ते हैं। इफ द सिटीजन्स ऑफ कंट्री से 20% ऑफ इंक्रीज इन इनकम देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या होगी? देखिए जी, जो हमारा मल्टीप्लायर की वैल्यू है वो 5 होगी। 5 क्यों होगी आपको पता ही होगा। मल्टीप्लायर जो हमारा होता है, जस्ट ए सेकेंड, मल्टीप्लायर है हमारा। मल्टीप्लायर निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? के इज इक्वल टू 1 माइनस अपॉन में MPS, राइट, यही होता है। तो मैं 20% को यहाँ पे करूँ तो ये हमारा 100, इसको कट करेंगे तो ये कितना आ गया 5। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4। ये आपका मल्टीप्लाई निकालने का फॉर्मूला है। एक और फॉर्मूला होता है हमारा 1 अपॉन में 1 माइनस में MPC। MPS के साथ पॉजिटिव रिलेशन होता है और MPC के साथ कैसा रिलेशन होता है? नेगेटिव रिलेशन होता है। और हमारा मल्टीप्लायर का एक और फॉर्मूला होता है, क्या होता है? चेंज इन इनकम अपॉन में चेंज इन इन्वेस्टमेंट। ये हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसका आंसर क्या था? इसका आंसर हमारा 4 था। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है जी, हु डेवलप द न्यू व्हीट वेराइटीज साबरमती, सोना एंड प्यूसा लिरमा विच वर द बेसिस ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन। तो ये किसने डेवलप की थी जी? इसका आंसर हमारा आंसर हो जाएगा MS स्वामीनाथन। और इन्हीं को क्या बोला जाता है? फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन भी बोला जाता है। तो आपका जो 139 आंसर है, 1 क्वेश्चन से इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3, MS स्वामीनाथन। ये आपका ऑल्सो इंडियन इकोनॉमी का पार्ट है और यहाँ से कई बार ये क्वेश्चन पूछते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सेलेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट रिगार्डिंग अर्ली इंडियन प्लानिंग के बारे में हमें बताना है। यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट गलत है? तो यहाँ पे आपकी पहली स्टेटमेंट दे रखी है, इन इंडिया सर स्वामी विश्व मोर मोर मेड ए 5 ईयर प्लान इन 1934। हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान क्या 1934 के अंदर आया था? बिल्कुल भी नहीं। हमारा जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान है हमारा, वो कब आया था? वो आया था हमारा 1 अप्रैल 1951 के अंदर। तो पहली स्टेटमेंट आपकी गलत हो गई। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा जी। यहाँ पे क्या आएगा? 1951। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है जी हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इंटर क्वार्टाइल रेंज ऑफ द गिवन डेटा। हमें यहाँ पे इनकी इंटर क्वार्टाइल रेंज बतानी है। मतलब यहाँ पे हमें क्या निकालना है? यहाँ पे हमें निकालनी है Q1 की वैल्यू। और Q1 निकालने का क्या फॉर्मूला होगा? N+1/4। एन मतलब नंबर ऑफ वैल्यूज। नंबर ऑफ वैल्यूज को हम कैलकुलेट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है। 11 +1/4। तो अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करें तो यहाँ आ गया 12/4 और इसको कट करते हैं तो कितनी वैल्यू आ गई? थर्ड वैल्यू। और थर्ड वैल्यू क्या है हमारी सीरीज के अंदर? 35। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। एक इंपॉर्टेंट चीज़ आप यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे पहले आपको अपनी सीरीज को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज जरूर करना है, उसके बाद कैलकुलेट करना। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 35। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आगे मूव करते हैं 136 की तरफ। The जमींदारी system was unstable for agriculture development and social justice. Second statement कहते हैं the land was owned by the middleman who got the agriculture work done by the charging लगान। ये हमारा इंडियन इकोनॉमी की पहली यूनिट का ही क्वेश्चन है 12th के अंदर। और इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? इसका आंसर हो जाएगा, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं और दोनों जमींदारी सिस्टम के बारे में ही बात कर रही हैं। तो इसी वजह से इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जी हमारा थर्ड। वो स्टेटमेंट करेक्ट एंड ये इसको करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रही है। आई होप आपको पता चल गया होगा। आगे बढ़ते हैं 135 की तरफ। 135 क्वेश्चन है जी हमारा, फूड अवेलेबिलिटी डिपेंड्स ऑन सप्लाई पे भी, फूड रिसोर्स पे भी और इम्पोर्ट पे भी, तीनों पे ही डिपेंडेंट करती है। ये 9th के अंदर, हमारी 9th के इकोनॉमिक्स में ये क्वेश्चन है। चैप्टर है हमारा फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, उसमें पहला ही टॉपिक ये है। चैप्टर जब स्टार्ट होता है तो वहां से आप इसको देख सकती हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑप्शंस आर राइट। आई होप आपको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं 134 के अंदर। हाँ जी, एट सम पॉइंट ऑफ द
एट सम पॉइंट पब्लिक डेब्ट्स इज ए स्टॉक कॉन्सेप्ट। और नेक्स्ट देर का इन ए गिवन ईयर बजट डेफिसिट इज ए फ्लो वेरिएबल। पहली बात तो जो हमारा बजट डेफिसिट है, जो हमारा बजट डेफिसिट है वो आपका फ्लो वेरिएबल क्यों बोला जाएगा, क्योंकि बजट हमारा पूरी ईयर की फाइनेंशियल कंडीशंस के काउंटर बनता है। तो आपका जो बजट डेफिसिट है वो आपका क्या हो जाएगा, वो बिल्कुल आपकी सही बात है, ये फ्लो वेरिएबल। और एक पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर हम पब्लिक डेब्ट देख रहे हैं तो आपका स्टॉक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि स्टॉक उसी चीज को माना जाता है जो एक पॉइंट ऑफ टाइम से रिलेटेड, और फ्लो उसको बोलते हैं जो पीरियड ऑफ टाइम से रिलेटेड है। तो बजट हमारा पीरियडिक ही होता है, और जो पब्लिक डेप्ट है एक पॉइंट पे देखा जाए तो स्टॉक कंसेप्ट है। तो दोनों स्टेटमेंट आपकी क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। तो 134 का आंसर क्या हो जाएगा जी, 134 का आंसर हो जाएगा हमारा 2। जस्ट ए सेकेंड, बोथ आर करेक्ट। बजट हमारा फ्लो ही है, और पॉइंट ऑफ टाइम पे देख रहे हैं तो पब्लिक डेप्ट हमारा स्टॉक कॉन्सेप्ट है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। 133, जीएनपी डिफ्लेटर इज यूजफुल टू। जीएनपी डिफ्लेटर किस लिए यूजफुल है, आपको ये बताना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा जी, रिमूव द इफेक्ट ऑफ राइजिंग प्राइजेस फ्रॉम द जीएनपी। 133 का आंसर क्या हो जाएगा, तो ये आपका जो जीएनपी का प्राइजेस के ऊपर इफेक्ट आता है उसको रिमूव करने में हेल्पफुल है। तो 133 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा जी हमारा 2। चलिए आगे मूव करते हैं 131 की तरफ। हाँ जी, व्हाट इज मेंट बाय सैचुरेशन पॉइंट। सैचुरेशन पॉइंट कौन सा होता है, सैचुरेशन पॉइंट हमेशा हमारा, सैचुरेशन पॉइंट क्या होता है जी हमारा, सैचुरेशन पॉइंट होता है हमारा जहाँ पे आपकी जो टोटल यूटिलिटी होती है वो क्या होती है, मैक्सिमम होती है। और जहाँ पे टोटल यूटिलिटी हमारी मैक्सिमम होती है वहाँ पे हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या होती है, जीरो होती है। तो इस पॉइंट को क्या बोलते हैं जी, इसको हम पॉइंट ऑफ सैचुरेशन बोलते हैं। तो सीधी सी चीज़ याद रखना आप, वहाँ पे आपकी सैचुरेशन पॉइंट होगा जहाँ पे आपकी टोटल यूटिलिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो देखिए पॉइंट कौन सा आपका, यहाँ पे हम देखेंगे तो हमारा सेकंड आंसर बन रहा है जहाँ पे हमारा टोटल यूटिलिटी को क्या बोला गया है, टोटल यूटिलिटी को हमारा मैक्सिमम बोला गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इस पीडीएफ के अंदर हमने 131 से लेके 150 तक के क्वेश्चन सोल्व करें, 20 क्वेश्चन। और ये मैंने स्टेट के रिगार्डिंग पहली वीडियो बनाई है। तो जो हमारे टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं, पीडीएफ जारी आ रही है, ये इसलिए आ रही है। नेक्स्ट टाइम ये आपको प्रॉब्लम्स देखने को नहीं मिलेंगी। अगर आपको ये वीडियो लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करें, और आप आगे इसको सीरीज को कंटिन्यू करवाना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करें। थैंक यू।